नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी का आज उत्तराखंड का दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके अलावा वो 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में वो पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ गए थे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीब 9 बजे पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी जाने का उनका कार्यक्रम है। इस यात्रा के दौरान वो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ से चलकर करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। वहां मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। केदारनाथ में बनने वाला रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। इससे इन दोनों स्थानों की यात्रा का समय आधा घंटा ही रह जाएगा। आपको बता दें कि अभी इस यात्रा में 6 घंटे से अधिक का समय लगता है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में 9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। भारत में 25 साल बाद हो रही है ऐसी बैठक। बड़ी खबर, 195 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर शिरकत की। इंटरपोल की 90वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार से प्रगति मैदान में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 9वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। इस महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। पीएमओ ने बताया कि इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। दरअसल महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है और साल में इसकी एक बार बैठक होती है। इस बैठक में इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा भी की जाती है। महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। और आज महासभा के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। 195 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की है। इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा होती है। 9वीं इंटरपोल महासभा है, 2 दिवसीय आयोजन है ये। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आज अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे संबोधित करेंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर, बारिश की वजह से मेट्रो की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से कई वाहन ऐसे जो क्षतिग्रस्त हो गए। मेट्रो प्रशासन ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण जेडीएस कार्यालय के पास मेट्रो रेल की दीवार गिर गई है, जिसमें दबकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दीवार गिरने की खबर मिलते ही बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक अंजुम परवेज ने मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वाहन मालिकों से बात की है, उनको नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया गया। भविष्य में ऐसी घटना एक बार फिर ना हो, इसके लिए हम पूरी दीवार को फिर से बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये दीवार 2015-16 में बनाई गई थी। दीवार मेट्रो की संपत्ति को बचाने के लिए बनाई गई थी। भारी बारिश की वजह से मिट्टी की पकड़ हल्की हो गई थी और पानी की निकासी न होने की वजह से ये दीवार ढह गई। मेट्रो प्रशासन ने कहा है कि नुकसान की भरपाई भी की जाएगी, साथ ही दीवार को फिर से बनाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में ये हादसा दोबारा से ना हो। दीवार गिरने की वजह से वहां खड़ी जो गाड़ियां थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और गाड़ियों में ये टूट फूट भी हुई है। देखिए, दीवार गिरने से कई वाहन ऐसे जो क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि ये कहा गया है मेट्रो प्रशासन की ओर से कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई वो खुद ही करेंगे और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो तो दीवार को मजबूती से बनाया जाएगा। कई वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे जो दीवार गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश की वजह से मेट्रो की ये दीवार गिरी है और अब मेट्रो प्रशासन ये कह रहा है कि भरपाई भी करेगा और साथ साथ इस दीवार को दोबारा से बनाया जाएगा।
और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा राजस्थान बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आज शाम 6 बजे राजनीतिक समीकरणों पर मंथन होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल होंगे बैठक में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में राजस्थान की पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ ही बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में राज्य कोर कमेटी की बैठक में राजस्थान के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल, राजस्थान में अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी यही ट्रेंड रहा कि एक साल बीजेपी, एक साल कांग्रेस। सन 2023 में वहां पर चुनाव होने वाले, लगातार दिग्गज नेताओं की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। तमाम ऐसे पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं कि कैसे हर एक विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस किया जाए। बीजेपी की यही चाहत कि कैसे राजस्थान में सत्ता वापसी की जाए। उधर कांग्रेस के सामने ये चुनौती कि कैसे अपनी सत्ता बरकरार रखी जाए। बिल्कुल, और प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों के कथित इस्तीफे पर अध्यक्ष के रुख की मांग की गई है। इस पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, निर्णय लेने में देरी के कारण राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी ने कई दिनों तक इंतजार किया और बिना देर किए निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लिए केंद्र पूरी तरह से तैयार और नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही कि कैसे इस राज्य पर आप फोकस करें। तो आज जब कोर कमेटी की बैठक होगी तो जिम्मेदारियों के साथ उन नेताओं को कहा जाएगा कि कैसे आप फोकस करें, क्या रणनीतियां, क्या एजेंडा और क्या मुद्दे होंगे आपके जनता के बीच, जहां पर विफल रही है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे का वक्त नियत किया गया है। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में समीकरण साधने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही ये कोशिश भी की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ सरकार और सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत करेंगे सिटी पार्क का लोकार्पण। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में ये सिटी पार्क बना है। पार्क में 20 फीट चौड़ा, 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक भी है और करीब 3000 आवासों का भी लोकार्पण करेंगे। हाउसिंग बोर्ड की 52 एकड़ जमीन पर बनी है सिटी पार्क की जयपुर वासियों को सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे सिटी पार्क का लोकार्पण करने के साथ 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 2967 आवासों का भी लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। वहीं सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम से पहले सीएम गोल्फ कोर्ट के जरिए पार्क का अवलोकन भी करेंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में भव्य एंट्री प्लाजा का गुंबदनुमा स्टील स्ट्रक्चर, आकर्षक फाउंटेन और राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। इसके पास ही करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक इस पार्क की प्रमुख विशेषता है। पार्क में 20 फीट चौड़ा और 3.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, जिस पर घूमते हुए लोग आकर्षक लाइटिंग और म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे। तो 32 तरह की प्रजातियों के अगर हम बात करें तो 25,000 फूलदार पौधे, फलदार पौधे भी होंगे। लगभग 40,000 फुलवारी लगाए गए। कार्यक्रम में सीएम और राज्य के 11 विभिन्न शहरों की 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 2967 आवासों का लोकार्पण करेंगे। मंडल द्वारा आवंटियों को इन आवासों का कब्जा पत्र भी दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली है कांग्रेस की कमान। 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। कलबुर्गी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान मिल गई है और 26 अक्टूबर को खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। वही अध्यक्ष का चुनाव जीतते ही देश भर के कई जगहों पर जश्न की भी तस्वीरें देखी गई हैं। आज भी कर्नाटक के कुलबर्गी में भी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मचाया। माफ करिए, मक्कल की ये तस्वीरें।
तो कलबुर्गी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, 19 अक्टूबर को परिणाम आए थे और 6000 के अंतर से मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष कांग्रेस के चुन लिए गए। अब ऐसे में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आने वाले वक्त में होने वाला है, लेकिन जश्न की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आते जा रही हैं। तो दो बड़े चेहरे थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद की चुनाव में, एक तरफ थे शशि थरूर तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत ज्यादा पकड़ कर्नाटक में, कई भाषाओं का हालांकि देखिए ज्ञान दोनों नेताओं को रहा, लेकिन तवज्जो तजुर्बे को मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे कई नेताओं की जो है पसंद बन गए थे और वही चुने गए। बिल्कुल। और अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शशि थरूर ने काउंटिंग पर सवाल उठाए हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने शशि थरूर पर निशाना साधा है। शशि थरूर के दो चेहरे हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने ये बड़ी बात यहाँ कही है। तो क्या इसे दो फाड़ समझा जाए क्या कांग्रेस में अभी से, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव केरल के तिरुवनंतपुरम के से सांसद शशि थरूर हार गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अच्छी लीड के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, जिसके बाद थरूर कैंप की तरफ से खड़गे को जीत की बधाई तो दी गई, लेकिन साथ में चुनावी प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल भी उठा दिए गए। काउंटिंग में अनियमितता का भी आरोप लगा। वहीं प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री की अगर हम बात करें तो शशि थरूर को आड़े हाथों लिया। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि थरूर के दो चेहरे हैं, एक मीडिया के सामने और दूसरा पार्टी के सामने। जारी बयान में मधुसूदन ने यह भी कहा कि मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन आपके दो चेहरे हैं। उनका कहना है कि एक वो जो आप हमारे सामने दिखाते हैं, तब आप कहते हैं कि आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, वहीं दूसरा चेहरा आपका मीडिया के सामने दिखता है, जो आप पर आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हमने तो आपकी तमाम अपीलों को मान लिया था, उसके बावजूद भी आप मीडिया के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपने तिल का पहाड़ बनाने की कोशिश की है। वहीं थरूर के मुख्य चुनाव एजेंट सलमान सोज ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी और नतीजों के बाद उनकी तरफ से चिट्ठी जो लिखी गई उसमें आरोप लगाया गया कि यूपी में जो चुनाव करवाया गया उसमें विश्वसनीयता की कमी देखी गई थी। तो इस तरीके से यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। जिस तरीके से शशि थरूर ये बयान दे रहे थे कि वोटों की गिनती में धांधली की गई है, तो अब मधुसूदन मिस्त्री ने उन पर निशाना साधा है। तो चलिए एक और बड़ी खबर। हेलो इंडिया में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज फैसला। भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का यह मामला है। मुंबई की विशेष अदालत सुना सकती है आज फैसला। अनिल देशमुख 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख। उनकी दायर जमानत याचिका पर आज विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। वहीं अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले की जांच सीबीआई कर रही है। देशमुख ने अपने ऊपर लगे इस मामले में जमानत मांगी थी। हालांकि इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें 4 अक्टूबर को ईडी के उनके खिलाफ दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत भी दी थी। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसएच गवालिनी ने गुरुवार को जमानत याचिका की दलीलों पर सुनवाई पूरी की और जमानत दिए जाने के आदेश को उन्होंने रोक लिया था, जिस पर वो आज फैसला सुनाएंगे। अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। इसी के बाद वो न्यायिक हिरासत में, इस बीच वो बीमार भी हो गए। इस वजह से उन्हें पिछले हफ्ते कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए एक निजी अस्पताल में एडमिट किया गया था। बिल्कुल, और वहां पर उनका इलाज भी हुआ। आपको बता दें कि अनिल देशमुख मुंबई में पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल थी। वहीं इन दिनों भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग मामले में वो मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्तरां के बार के प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। इसके बाद इस मामले की पूरे देश भर में चर्चा हुई थी। और अब ऐसे में आज मुंबई की विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज पता चलेगा कि जमानत याचिका मंजूर हुई है या नहीं। एक और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू की आज लुधियाना कोर्ट में पेशी। सिद्धू ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को खत लिखा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट से उचित प्रबंध कराने की मांग की गई है। जेल जाने के बाद वापस ली गई थी सिक्योरिटी। पंजाब की पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू ने आज लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में होने वाली पेशी से पहले सुरक्षा की मांग रखी है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार और एसएसपी पटियाला को सुरक्षा का वादा करने के लिए भी कहा है। वहीं लुधियाना कोर्ट में चल रहे बलविंदर सिंह मक्कड़ वर्सेस भारत भूषण आशु केस में नवजोत सिंह सिद्धू को समन किया गया।
20 मई 2022 को जेल में आने के 2 दिन बाद ही उनकी जेड प्लस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इससे पहले भी वो पीजीआई चेकअप के लिए गए थे, पर उस दौरे को गुप्त रखा गया था। लेकिन लुधियाना कोर्ट, जहां पर बम ब्लास्ट हो चुका है, वहां पर काफी रिस्क है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो एसएसपी पटियाला हो या फिर सरकार, कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार रहे। अनिता, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दी जाए, ये उनका कहना है। 6 महीने पहले इसी मामले में कोर्ट में पेशी के लिए बुलाए जाने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल सुप्रीडेंट को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से सरकार को सीख लेने के लिए कहा था। तब भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशी करवाने की अपील की थी, और एक बार फिर से उन्होंने यही अपील की है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर मुझे पेश किया जाता है तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली जाए, Z+ सिक्योरिटी मुझे उपलब्ध करवाई जाए। नवजोत सिंह सिद्धू की आज लुधियाना कोर्ट में पेशी। जेल जाने के बाद वापस ली गई सिक्योरिटी। वहीं सिद्धू ने जेल सुपरिटेंडेंट को एक खत लिखा है। बात दिवाली की। दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह। कर्नाटक में बने पर्यावरण अनुकूल पटाखे पेपर सीड कंपनी के पटाखों की मार्केट में भारी मांग। कागज और कार्डबोर्ड से बने हैं पटाखे। भाई, दिवाली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। देखा जा रहा है कि त्योहार की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। दिल्ली में भी पर्यावरण को लेकर पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसी बीच कर्नाटक के मंगलुरु में भी पक्षीकेरे में पेपर सीड कंपनी ने पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बनाए, और पटाखों से ना तो धुआं निकलता है और ना ही कोई आवाज आती है। और साथ ही मिट्टी में सड़ने के बाद फूल और वनस्पति पौधों में बदल जाते हैं। आपको बता दें कि इन पटाखों को कागज और कार्डबोर्ड का उपयोग करके बनाया जाता है, और इसी वजह से ये इको फ्रेंडली भी हैं। और इस तरीके से इस बार दिवाली कर्नाटक में बनाए जाने की अपील की जा रही है। दिल्ली में जहां जुर्माने की बात कही जा रही है कि अगर आप पटाखे जलाते हुए पकड़े गए तो जुर्माना लगाया जाएगा, और साथ ही सजा का जो ये प्रावधान किया गया है वो 3 साल तक का हो सकता है। ऐसे में कर्नाटक में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की एक पहल की जा रही है। चलिए, तो वैसे लोग पटाखे जो आवाज के लिए खरीदते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली है पटाखा, ना तो धुआं ना ही आवाज और प्रदूषण मुक्त एकदम। ऐसे में दिवाली पर आप इस तरह के पटाखे आप फोड़िए, ताकि आप आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ आप बेहतर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए हालांकि तमाम जो है कोशिश की, और दिल्ली में तो रोक लगा दी गई है बकायदा कि जो भी पटाखे फोड़ा या फिर बेचा उसे 6 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन ऐसे में कर्नाटक में एक अच्छी पहल, जहां पर्यावरण अनुकूल पटाखों की मार्केट में भारी मांग भी देखी जा रही है। वही एक और बड़ी खबर, पटाखा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका। पटाखे बैन पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवाली में पटाखे नहीं, मिठाई पर खर्च करें। दिवाली से पहले पटाखा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, मिठाई पर खर्च कीजिए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजधानी में पटाखों की बिक्री और स्टॉक पर पूरी तरह बैन के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और वो सुनवाई नहीं कर सकते। गौरतलब है कि दिल्ली में पटाखे की बिक्री और भंडारण पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया, जिसके बाद ये जब आया रुख सुप्रीम कोर्ट का, तो एक बड़ा झटका लगा जो भी पटाखा कंपनियां हैं, क्योंकि अगर 6 साल के सजा का प्रावधान है और दिल्ली में पटाखों पर बैन है, तो एक बड़ा नुकसान हुआ है उन कारोबारियों को जिन्होंने साल भर भंडारण किया और पटाखे को बनाया है। बिल्कुल, और इसी के साथ दिल्ली में 408 जो टीमें हैं उन्हें भी तैनात किया जाएगा। अगर कोई पटाखा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो 6 महीने तक की जेल, 3000 रुपए तक का जुर्माना, और वहीं कोई पटाखा बनाते हुए पकड़ा जाता है तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सभी लोगों के लिए ये बड़ा झटका है जो पटाखा बनाते हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर, राज्यपाल पर भड़के सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। सरकार के कामकाज में दखल का आरोप लगाया है भगवंत मान ने। पंजाब कृषि कॉलेज के कुलपति की नियुक्ति पर बवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पर राज्य सरकार के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कानून के तहत की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को संबोधित करते हुए पंजाबी भाषा में लिखी एक चिट्ठी अपने ट्विटर पर साझा की है।
पुरोहित ने मंगलवार को मान से कहा था कि वो विश्वविद्यालय के कुलपति गोसल को पद से हटाएं। पुरोहित का कहना था कि कुलपति को यूजीसी के मानदंडों के अनुपालन के बगैर और कुलाधिपति की मंजूरी के बिना नियुक्त किया गया था। पुरोहित को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसल को कानून के अनुसार नियुक्त किया गया था और राज्यपाल के इस कदम से जनता नाराज है। वहीं राज्यपाल ने आगे ये भी कहा कि पिछले महीने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी वापस ले ली थी और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के कुलपति के रूप में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरप्रीत सिंह वांडर की नियुक्ति को मंजूरी देने से भी इनकार कर दिया था। तो भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और सरकार के कामकाज में दखल का आरोप भी लगा दिया है। पंजाब कृषि कॉलेज की कुलपति की नियुक्ति पर भी यहां बवाल मचा हुआ है। पिछले दिनों भी पंजाब में मुख्यमंत्री और साथ ही जो राज्यपाल हैं उनके बीच में इसी तरीके की अनबन वाली स्थिति देखने को मिली थी, जब पंजाब सरकार विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन राज्यपाल इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे। हालांकि बाद में मंजूरी दी गई। तो भगवंत मान और राज्यपाल के बीच क्या ये जो खाई है कब ये पटेगी और आने वाले समय में क्या तस्वीरें होंगी पंजाब की, ये भी देखने वाली बात होगी।